अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ क्लास फर्स्ट ईयर के साथ रिलेट है। वैसे टॉपिक जितना आप लोगों ने जिन जिन ने केमिस्ट्री पढ़ना है उनके लिए रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके थे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होता है। फिर आप लोगों ने टाइप्स में आपने सिर्फ sp3, sp2 और sp को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने मीथेन में एक्सप्लेन किया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है मीथेन में, और इथीन में हमने एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और हमने जो मिथाइन है उसमें हमने कहा था एसिटाइलिन, उसमें हमने कहा था कि वहाँ पर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि सर क्या ये कार्बन के साथ रिलेट है हाइब्रिडाइजेशन? तो ये सिर्फ कार्बन के साथ रिलेट नहीं है, ठीक है। ये कार्बन के साथ रिलेटेड नहीं है, ये बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता रहता है। अगर होता है तो हमने करना भी है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया भी, अक्सर लोग कहते हैं कि मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर ये MCQs में पूछा जाए कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये मीथेन में होता है, ऑप्शन ए ये होता है कि ये तो sp3 है, कि मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर ये पूछे कि नहीं कार्बन में ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर कार्बन में, और अगर C ऑप्शन हो तुम्हारे पास ये हाइड्रोजन में होता है, और अगर D ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव नो, तो ये सिर्फ B तुम्हारे पास ऑप्शन होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन तुम कार्बन में करते हैं, कभी मीथेन में नहीं करते, लेकिन चूंकि कार्बन तो मीथेन वाला है इसलिए हम कहते हैं कि मीथेन में होता है। एक्चुअली ये होता है किसमें? कार्बन में। तो ठीक, ये पॉइंट नहीं है हमारा वैसे पॉइंट अलग था। हम करेंगे जनाब, आज हम पढ़ेंगे कि कोई मॉलिक्यूल है और आप मालूम करना चाहते हैं कि उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आपने क्या करना है, दो चीज़ों को आपने जहन में रखना है हमेशा। मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल और नॉन सेंट्रल एटम को पहचानना, सेंट्रल और नॉन सेंट्रल एटम को पहचानना, जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वेस्पर थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल हमेशा दो किस्म के एटमों से मिलकर बना होता है, सेंट्रल एटम एंड नॉन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को आपने पहचानना है, और सेंट्रल एटम पर आपने दो चीज़ों को जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास ये एक मॉलिक्यूल, अगर मैं ये लिखो H2O में लिखो, ठीक है, तो इसमें देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम ये ग्रुप नंबर 6 में है। तो सेंट्रल एटम अपने मॉलिक्यूल को, सबसे पहले मॉलिक्यूल को पहचानना है, फिर मॉलिक्यूल के अंदर अपने सेंट्रल एटम को पहचानना है, और सेंट्रल एटम में ये मालूम करना है कि सेंट्रल एटम पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, ये आपने याद करना है। इसके लिए तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद करना होगा। तो पीरियोडिक टेबल का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ से यहाँ से जाके वहाँ पर वीडियो आप क्लिक करें तो आपको पीरियोडिक टेबल, लर्न पीरियोडिक टेबल जस्ट इन 30 मिनट्स, जस्ट इन 40 मिनट्स, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपने इसको लिखना है, ठीक है। अब इसके साथ चूंकि ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड्स करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो? तो ये 2 बॉन्ड्स करेगा। तो ये हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स उन्होंने किए हैं। अब देखो, अब तुमने क्या लिखना है, हमेशा सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दो चीज़ों को तुमने जहन में रखना है। नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर, इस केस में नंबर ऑफ सेंट्रल नॉन सेंट्रल एटम 2 है, 1 और 2। ये 1 और 2 दो नॉन सेंट्रल एटम है और 2 लोन पेयर है, तो 2 + 2 ये आता है 4। अगर ये 4 आता है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3। हमने क्या लिखना है, आपने सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर को देखना है। सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, आपने सबसे पहले नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम लिखना है, और साथ साथ जमा, उसके साथ जमा करना है क्या चीज़ हो, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो जब आप ये जमा कर लेंगे, इसका आंसर अगर 4 आता है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
तो इस केस में अभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। चलो जनाब अब देखते हैं, अप्लाई कर देते हैं, 1 बाय 1 हमने अप्लाई करना है। तो आप देखें हमारे पास अगर मैं ये BeCl2 आप देखें तो बेरिलियम, इसमें अगर आपको याद है तो ये ग्रुप नंबर, बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है, तो बेरिलियम सेंट्रल एटम है और ये जो है ये 2 क्लोरीन नॉन सेंट्रल एटम है। अब देखो जनाब, जब ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही होंगे। कितने बॉन्ड्स करेगा? 2 बॉन्ड्स करेगा। तो अब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम कितने हैं? 2 है। लोन पेयर यहां पर तो कोई है नहीं, कोई बचा नहीं है, तो लोन पेयर 0 = 2, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आप लोगों को पता है ज्योमेट्री पेयर क्या बनेगा और बॉन्ड एंगल क्या बनेगा। ठीक है जी। अभी जनाब तुमने एक और चीज़ में हाइब्रिडाइजेशन, अगर तुम्हारे पास है एक BF3 है तो बोरान पीरियड टेबल के कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 3 में है। तो ग्रुप नंबर 3 में है तो कितने इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी क्या है, मैं इसका ये 3 बॉन्ड्स करेगा। अभी क्या करना है, अभी बोरान को देखो, नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 0 है। कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, कोई लोन पेयर नहीं है, तो आंसर आता है 3। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है। अब जनाब तुमने एक और केस SnCl2 अगर आपको नजर आता है, ये करो तो ये Sn होता है पीरियड टेबल के ग्रुप नंबर 4 में। इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड तो 4 करता है, कभी कभार ये 2 भी बॉन्ड्स करते हैं। वो मैंने आप लोगों को बताया था वेस्पर थियरी में, जो यहाँ पर इनर्ट फेयर इफेक्ट हुआ है, एक्सप्लेन तो नहीं किया था, एक्सप्लेन भी करूँगा, ये 2nd ईयर का कोई टॉपिक है वहाँ से करूँगा। तो अब क्या होने वाला है, नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम कितने हैं? 2 है। एंड नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 1 है, एक लोन पेयर ये है। ठीक है, तो ये आंसर आता है 3। तो इसका ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। ओके जी। अब जनाब इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आगे करने हैं, हमने कुछ और करना है, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। ओके ठीक है। तो जनाब आगे क्या है, आगे देखो थोड़ा आपको अब मज़ीद वाज़े हो जाएगा। अगर हमारे पास है ये CH4 है तो इस केस को अब देखो, कार्बन पीरियड टेबल के ग्रुप नंबर 4 में है, ये सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कितने किए हैं? 4 बॉन्ड्स उनने किए हैं। ओके जनाब, अब नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम यहाँ पर कितने हैं? 4 है। और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 0 है, कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो क्या बनाएगा? 4 आंसर आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। जनाब ऑफ NH3 को देखो तो नाइट्रोजन पीरियड टेबल के ग्रुप नंबर 5 का मेंबर है, कितने इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 हो गए। बॉन्ड कितने करेगा? 3 बॉन्ड्स करेगा ऑक्टेट के कंप्लीशन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम कितने हैं? 3। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 1। आंसर क्या आता है? 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। बड़े आसान है, कोई मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपने ज़रा तवज्जो देना है। ओके जनाब, एक और केस कर ले, ऑफ H2O करे। सबसे पहले आपने H2O किया था, तो अब अगेन से देखो H2O में क्या होता है? ऑक्सीजन के पीरियड टेबल के ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। अभी कितने बॉन्ड्स करेगा? 2 बॉन्ड्स करेगा। नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 2 है। ये है एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, ये तो 2, तो टोटल आंसर क्या आता है? 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ओके जी, इसका अगर स्क्रीन का शॉट लेना है तो ले ले, और नेक्स्ट मैंने करना है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा है नेक्स्ट वाला है, मैं करने वाला हूँ। अब देखो हमारे पास ये XeO2F2, ये एक मॉलिक्यूल है XeO2F2। जनाब इसमें क्या है? आप सोचेंगे कि ज़ीनान तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 8 का मेंबर है, इसका वैलेंस शेल तो कंप्लीट है, ये कैसे बॉन्ड करता है? तो ये करता है, वाहिद नोबल गैसेस में एक ऐसा एलिमेंट है जो रिएक्शंस करते हैं, बहुत काफ़ी रिएक्टिव है। दूसरे एलिमेंट्स दूसरे भी कर सकते हैं, याद रखो दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन ये उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगरचे ये रिएक्शन तो इतने नहीं करते, लेकिन फिर भी कंपाउंड्स बना देते हैं, जैसे उनने ये बनाया है। ठीक है, तो अब ज़ीनान पीरियड टेबल के ग्रुप नंबर 8 का मेंबर है, इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो
एक ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन लगाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लगाएगा। इस ऑक्सीजन के साथ 2 लगा लिए है, इस ऑक्सीजन के साथ उन्हें 2 लगा लिए। ओके जी, अब रहा क्या? एक फ्लोरीन, इसको फ्लोरीन के साथ 1 लगा सकता है, तो इस फ्लोरीन के साथ 1 लगाए, इसके साथ 1 लगाए। तो अभी क्या जीनान ने? अब नॉन सेंट्रल एटम 1 2 3 4, नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम कितने हैं? 4 है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने? एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बचा भी है, तो ये है 1, तो ये क्या आएगा? 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और dsp3, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा जनाब। और आगे जाना है हमने, ये वाला है। अब देखो हमारे पास XeOF4, ये वाला केस आप देखो तो अगेन से देखो, ज़ीनान पीरियड टेबल के ग्रुप नंबर 8 का मेंबर है। कितने इसके साथ इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 उन्होंने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड में लगाए और 4 उन्होंने एक इस फ्लोरीन के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ और एक इस फ्लोरीन के साथ। अब क्या होने वाला है? इसको थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा सा वाज़ेह बना देता हूँ। ये करेगा, ये करेगा। ओके, नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 1 है। आंसर आता है 6। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मसला तो कोई है नहीं, आसान है, लेकिन आप लोगों ने समझना है, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। ठीक है जनाब, आप देखो आगे जाइए, आगे जाइए। एक और केस में कर देता हूँ। आप देखो इसको, हमारे पास ये IF6 नहीं बल्कि ये IF7 होता है। क्या होता है? IF7 होता है। क्या करना है? आयोडीन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 का मेंबर है। कितने बॉन्ड्स करेगा? कितने बॉन्ड्स करेगा जनाब? बॉन्ड का तो पता नहीं, अभी करेगा सारे के सारे उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। इस फ्लोरीन के साथ, 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 इस फ्लोरीन के साथ। जनाब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग नॉन सेंट्रल एटम कितने? 1 2 3 4 5 6 7। और हमारे पास अगर कुछ बचा है तो लोन पर कोई है नहीं, 0, तो इसका आंसर आता है 7। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 और d3sp3। कोई मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके बाद अब जाके आपका कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक है, ये कभी कभार ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि जनाब कोई आयन है, इस आयन में फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछे कि ये जो सल्फेट आयन है, सल्फर का इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? एक्चुअली वो सल्फर का पूछता है। तो सेंट्रल एटम तुम्हारा सल्फर है, याद रखो। सेंट्रल ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 6। और याद रखो -2, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लिए हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन और लिए हैं। तो अब अगर ये माइनस चार्ज है तो 2 को जमा करना है, तो टोटल आता है क्या? कौन सा? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखो सल्फर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 4 ऑक्सीजन के साथ उन्होंने लगाए हैं, तो सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ उन्होंने लेट फॉर एग्जांपल इस तरह लगाए। अगरचे ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपने हाइब्रिडाइजेशन को सिर्फ मालूम करना है। ऐसा नहीं होता है, इस पर जो नेगेटिव चार्ज है इस पर 2 इस तरह चार्ज होते हैं और ये इस तरह बॉन्ड्स कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह बॉन्ड करते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड। मैं वैसे स्ट्रक्चर नहीं बना देता हूँ, मैं हाइब्रिडाइजेशन बताने वाला हूँ। तो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द नंबर ऑफ नॉन सेंट्रल एटम कितने? 4। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? कोई नहीं, कोई लोन पेयर बचा नहीं है, तो 0 = 4 = sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो SO4 नेगेटिव पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका अगर तुमने आप लोगों ने वो लेना है स्क्रीनशॉट तो ले ले। ठीक है, ओके जी। तो अभी क्या करना है? अभी आगे तुमने जाना है, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। अगर कोई पूछे कि NH4 पॉजिटिव, इस पर कौन सा, इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके लिए आपने क्या करना है? सेंट्रल एटम को देखना है।
सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में ये 5वें ग्रुप में होते हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस प्लस का क्या मतलब है, 5 माइनस क्या, -1, अभी माइनस करना है। तो इसका आंसर आएगा क्या, इसका आंसर आएगा 4। तो नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन अभी अपने लिखना है। 4 कितने, चारों के चारों उन्होंने हाइड्रोजन के साथ लगाए हैं। ठीक है जनाब, क्या होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन को देखो। नॉन सेंट्रल एटम के सेंट्रल एटम के नॉन सेंट्रल एटम कितने हैं, 4। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 0। क्या आंसर आएगा, 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो NH4 आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कंपीटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं जनाब। अगर मैं ये करूं H3O हाइड्रोनियम आयन को देखो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि अब सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। एक नेगेटिव का पॉजिटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन अभी हमने माइनस करना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आया, 5। अब ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लगाए हैं, 3 हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन उनके साथ उन्होंने लगा लिए हैं। तो नॉन सेंट्रल एटम कितने हैं, 3। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 1। आंसर क्या आता है, 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ओके जी, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मसला नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लें, किसी भी मॉलिक्यूल के मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल एटम को पहचानने हैं। सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपने ये पहचानना है कि ये पेरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में है। तो जिस ग्रुप में होगा उसके मुताबिक आप बॉन्ड्स बना लें। फिर अगर आयंस है तो अगर निगेटिव है तो आप इलेक्ट्रॉन इसके साथ पॉजिटिव कर ले, जमा कर ले, और अगर पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, तो आप इससे नेगेटिव कर ले, आपको मसला कोई नहीं रहेगा। कोशिश करें, ट्राई करें कि आप मालूम कर सके, बहुत सारी मालिक्यूल आप कर ले, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। कोई मसला हो तो फिर आगे जाके इंशाल्लाह मैं हल करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह तुम्हें इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। आप अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि तुम्हें इस तरह के अपडेट मिलते रहे। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं हल करने की कोशिश करूंगा। और ये बात भी जहन में रखो, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सेकंड ईयर के जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर है वो कर ले, कुछ स्टूडेंट के एल्डिहाइड का क्वेश्चन ऑप्शन आया है, तो मैं करूंगा सेकंड ईयर जो ही मैं स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। मेरा इरादा है कि कल या परसों या किसी दिन शुरू करूंगा, और साथ साथ पेपर का जो मैंने तरीका बताया था वो करूँगा, और जो NMDCAT का टेस्ट आ रहा है उसके बारे में भी मैं तफसीली आप लोगों को वीडियो करके आप लोगों को दिखाऊंगा, आपको कैसे आपने करना है, आपने कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करने हैं, तो ये सारे तरीके मैं बताऊंगा। ये सारी के सारी करूँगा, मेरा प्रॉमिस है, इंशाल्लाह मैं प्रॉमिस को पूरा कर दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।